हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी के पहले बहुत सारे केसेस करे थे। तो अब सुमर रिवर के जो केसेस हैं वो बचे थे, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। राइट, अगर इस लेक्चर को पूरा देखते हो तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट तैयार होगा जो केवल इन्हीं को नहीं बल्कि रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। फ्रेम क्या होता है, डिफरेंट फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल पता चलेगा, क्योंकि जब पेपर में सवाल आता है तो सबसे बड़ी बात होती है कि फ्रेम कौन सा लिया गया है। तो अगर हम सही फ्रेम का चुनाव करते हैं तो हमारे क्वेश्चन के सॉल्व होने को और जल्दी सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, लेकिन अगर किसी चीज को समझना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो वो तभी पॉसिबल है जब लेक्चर को पूरा देखा जाए। तो जब लेक्चर को पूरा देखोगे तो बाद में ये समझ में आएगा कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर हो गया। हाँ, अगर पार्सली देखते हो उसके अंदर का कंटेंट तब तक नहीं पता चलेगा जब तक उसके थ्रू तुम पूरा गुजरते नहीं हो। राइट, तो पूरा लेक्चर देखो, रिलेटिव वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। गारंटीड रिवर सुमर का केस कभी भी गलत नहीं होगा, और एक गारंटी और है कि मजा भी बहुत आएगा। और दूसरी चीज है कि तुम्हें किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी द मास्टर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सीइंग दिस प्रॉब्लम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ बातें समझते हैं। रिवर तो समझते होगे, उसने समंदर नहीं बोला है, क्योंकि समंदर का पानी रेस्ट पर रहता है, लेकिन नदी का पानी बहता रहता है। तो जैसे मैं बोलता कि एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ओके, और यहां पर एक रिवर फ्लो कर रही। राइट, ये क्या था, ग्राउंड था, और ये क्या था, रिवर थी। और रिवर का वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम लोग उसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं वीआर। हम लोग बहुत तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मेरा मोटिव ये नहीं हो केवल प्रॉब्लम समझ में आए, मेरा मोटिव ये भी रहेगा कि जब रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड अगर कुछ और प्रॉब्लम्स भी पूछी जाती है तो इसके थ्रू में कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। राइट, तो रिवर कितनी स्पीड से चल रही है, वीआर से चल रही है। लेकिन यहां पर एक बात सोचना जरूरी है कि वेलोसिटी जब भी लिखी जाती तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में लिखी जाती। तो यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ये कोई मैन है, और वो खड़ा हुआ है, और खड़ा हुआ है मतलब रेस्ट पर है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो ये जो मैंने वीआर रिवर की वेलोसिटी लिखी है, ये एक्चुअली किसके रिस्पेक्ट में लिखी है, ये लिखी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, कि अगर हम लोग कोई भी वेलोसिटी लिख रहे हैं तो वो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो जो रिवर की वेलोसिटी को हम लोगों ने वीआर माना है वो किसके रिस्पेक्ट में, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब आते हैं सुमर पर। तो सुमर क्या करता है, नदी के सरफेस पर तैरता है। तो तैरने के तमाम डायरेक्शंस हो सकते हैं, नदी के अलोंग चल सकता है, नदी के पीछे की तरफ चल सकता है, या परपेंडिकुलर चलने की कोशिश करता है, या परपेंडिकुलर चल रहा होता है, या किसी और एंगल पर तैरता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि सुमर की स्पीड का क्या मतलब होता है। स्पीड ऑफ सुमर, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो पहली बात तो मैं स्पीड ऑफ सुमर को मान लेता हूं वीएस, वी फॉर वेलोसिटी एंड एस फॉर सुमर, आर फॉर रिवर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सुमर की वेलोसिटी का मतलब क्या था। सुमर की वेलोसिटी एक्चुअली ये उसकी कैपेसिटी को डिपेंड करता है कि वो पानी में कितनी तेजी से तैर रहा है। मतलब ये जो वेलोसिटी दी गई है, हम लोग कहां चलते, ग्राउंड पर चलते, तो हमारी क्या वेलोसिटी बोली गई कि आपकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है, तो किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब सुमर की वेलोसिटी, तो सुमर किस पर चलता है, पानी के ऊपर चलता है। हम जमीन पर चल रहे थे सुमर, हम भी सुमर हो सकते हैं। तो जब तैरेंगे तो पानी के ऊपर चलेंगे। तो ये बात हमेशा में याद रखनी है कि सुमर की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में दी जाएगी, रिवर के रिस्पेक्ट में। मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कि शांत जल में, स्टिल वाटर में वो जितने से तैरता है ये वो स्पीड लिखी है। अगर पानी ना चल रहा होता फिर वो तैरता तो ये उसकी स्पीड लिखी हुई है। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड कि उसने सुमर की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दी। आपको अगर प्रॉब्लम पूछता है और प्रॉब्लम में लिख देता है
और वो कहता है कि नहीं ये वीएस स्विमर की वेलोसिटी लेकिन ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो फिर अलग बात होगी। अगर कुछ नहीं लिखता है तो, अगर वो कुछ नहीं लिखता है इसका सिंपल सा मतलब है कि वो जो वेलोसिटी उसने वीएस दी है वो वीएस किसके रिस्पेक्ट में दी है, वो पानी के रिस्पेक्ट में दी है। पानी रेस्ट पर भी हो सकता है और पानी चल भी सकता है, पानी रेस्ट पर भी हो सकता है, पानी चल भी सकता है। समुद्र में तैर रहा होगा तो पानी रेस्ट पर होगा, स्विमर तैर रहा होगा, लेकिन नदी में तैर रहा होगा तो पानी चल रहा होगा और पानी के ऊपर स्विमर भी चल रहा होगा। तो जब तक कुछ ना बोला जाएगा इसका मतलब दिस वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यह हमेशा याद रखना है कि दिस वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, पानी के रिस्पेक्ट में। पानी में जितने से तैर पाएगा वही वेलोसिटी उसने वीएस दे दी। इतनी बात क्लियर होगी। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को काफी लंबा ले जाएंगे क्योंकि बहुत सारे केसेस बनते हैं। पहले बता देता हूं क्या क्या केस बनता है। एक केस बोलेगा जिधर नदी बह रही है उधर स्विमर चल रहा था। दूसरा है जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन। एक केस बोलेगा कि नदी जिधर बह रही थी स्विमर उसके उल्टा तैर रहा है, इसको क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम मोशन। फिर इसके बाद और भी केसेस आएंगे कि परपेंडिकुलर चल रहा है या चलने की कोशिश कर रहा है। फिर और केसेस आएंगे और वो केसेस आएंगे कि किसी एंगल पर चल रहा होगा। मैंने एक बात बोली कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी के मास्टर बनना है, किसी भी टॉपिक का मास्टर बनना है, तो मेरे लेक्चर्स को पूरा देखने की जरूरत है, क्योंकि जब पूरा देखोगे तब उसका पूरा विजन समझ में आएगा कि आखिर इस लेक्चर में क्या किया गया है। अगर स्क्रॉल कर करके देख रहे हो कि नहीं ये बीच में ये पढ़ाया गया तो उससे पूरी कंटिन्यूटी नहीं आएगी। हाँ, इसके बाद गारंटी है कि तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं हर चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं कि जो सामने वाले को समझ में आए, जो तुम्हें समझ में आए। तो हम लोग पहला जो केस सॉल्व करते हैं वो केस सॉल्व करते हैं डाउनस्ट्रीम मोशन का। डाउनस्ट्रीम मोशन, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब समझ में आ गया होगा। When swimmer tries to swim along the direction of river and this is called downstream motion। लिख सकते हो, अगर स्विमर नदी के चलने की डायरेक्शन में तैरता है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम मोशन बोलते हैं। तो पहला जो केस हम लोग सॉल्व करेंगे वो केस सॉल्व करेंगे डाउनस्ट्रीम मोशन का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि क्या क्या वेलोसिटी किस किस फ्रेम में आ रही होंगी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं डाउनस्ट्रीम मोशन। कौन सा मोशन, डाउनस्ट्रीम मोशन। ये ग्राउंड था, राइट, ये नदी थी और नदी बह रही थी वीआर से, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और यहां पर एक स्विमर था, ये एक स्विमर है, ये हम लोगों का स्विमर है। इस स्विमर की वेलोसिटी दैट इज वीएस। बट ये बात याद रखना है कि दिस वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये मैंने बताया कि स्विमर की वेलोसिटी के बारे में अगर सिर्फ वीएस लिख देता, कुछ नहीं बोलता है, तो दैट मींस कि वो वेलोसिटी पानी के रिस्पेक्ट में दी गई। पानी चल भी सकता है, पानी रुक भी सकता है। समुद्र का पानी होगा तो रुका होगा, नदी का पानी होगा तो बह रहा होगा, ओके। और ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है कि हम जो भी वेलोसिटी लिखे उसका हम फ्रेम जरूर बताएं, क्योंकि फ्रेम बदलेंगे तो वेलोसिटीज बदल जाती। अब स्विमर वीएस से चल रहा है, तो अगर हम बोलते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितना चला गया, तो हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है कितनी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस मैंने पहले एक्सप्लेन करे थे कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते। नदी कितने से बह रही है, नदी बह रही है वीआर से, और स्विमर कितने से चल रहा है, स्विमर चल रहा है वीएस से चल रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में चल रहा है। अब बात आती कि हमें अगर ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी। तो कैसे बताया जाए, तो पहले तो मैं एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, फिर जनरल तरीका बताऊंगा। सिंपल तरीका क्या था, सिंपल तरीका ये था, मान लो हम लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन धड़ धड़ करके चली जा रही बड़ी तेजी से, लेकिन हम लोग ट्रेन के कंपार्टमेंट में अगर बैठे हुए
तो वो हमें ट्रेन कैसे दिखेगी? रेस्ट पर दिखेगी, क्योंकि हम ट्रेन को ट्रेन के फ्रेम में देख रहे हैं। गॉट इट? तो मैं ट्रेन के डब्बे के अंदर था, तो मुझे ट्रेन कैसी दिख रही? सब बिल्कुल बंद था, एसी वाली ट्रेन थी, सारे पर्दे पड़े थे, बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, तो सिर्फ जो दिख रहा था वो ट्रेन दिख रही थी। तो ट्रेन कैसी थी? रेस्ट पर थी। अब मैं अपनी सीट नंबर 1 से सीट नंबर 1 पे बैठा था और सीट नंबर 78 की तरफ मैं जाने लगा, और जल्दी थी तो दौड़ के जाने लगा। तो मैं डब्बे के ऊपर चल रहा था, और मैं चल रहा था सपोज 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मेरी स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब मैं अगर ट्रेन के ऊपर 1 घंटे चल जाता तो कितना चल जाता? 20 किलोमीटर चल जाता। वैल्यूज है केवल, अब 20 किलोमीटर लंबी जो ट्रेन भी नहीं होती, ठीक है, तो वो सिर्फ एग्जाम्पल है, उसको समझना। अगर मेरी स्पीड ट्रेन के रिस्पेक्ट में 20 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं 1 घंटे अगर चलता रहूंगा तो मैं 20 किलोमीटर चला जाऊंगा। अगर दिक्कत हो रही 20 मीटर पर सेकेंड मान लो, तो 1 सेकेंड में मैं 20 मीटर ट्रेवल कर, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड ही मान लेते हैं, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिकल कंसिस्टेंसी बनी रहे कि ट्रेन तो इतनी छोटी होती है, ट्रेन के ऊपर ही चल गए कितना 20 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया मेरी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा है। तो मैं 1 सेकेंड अगर चलूंगा तो मैं 20 मीटर ट्रेन के डब्बे पे आगे चला गया। अब ट्रेन की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, तो ट्रेन 1 सेकेंड में कितना चल गई होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 30 मीटर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस बात को समझाना चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये थी ट्रेन का फ्लोर, और ये हुआ मैं। 1 सेकेंड की बात करते हैं, तो 1 सेकेंड में मैं आगे कितना चला गया? 20, लेकिन ट्रेन आगे कितना चली गई? 30। इसका मतलब जो आदमी ग्राउंड पर खड़ा होगा वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि मैं 50 मीटर आगे चला गया। अगर ट्रेन रुकी होती तो मैं जाता 20 मीटर, और ट्रेन 1 सेकेंड में खुद कितना चली गई? 30 मीटर आगे। तो ग्राउंड पर खड़े ऑब्जर्वर ने देखा कि मैं आगे कितना चला गया? 50 चला गया। इसका मतलब 1 सेकेंड में मैं चला 50 मीटर्स। तो ग्राउंड पर खड़े ऑब्जर्वर को मेरी स्पीड दिखाई दी 50 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन और रिवर में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल वैसे ही। मैं ट्रेन के डब्बे के अंदर चल रहा था तो सुमर पानी के अंदर से, पानी के ऊपर चलता है। मैं ट्रेन के फ्लोर के ऊपर दौड़ता हूं तो सुमर पानी के सरफेस के ऊपर दौड़ता है। तो हम अगर कभी लगे कि प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्ट फॉर यू, तो मान लेना कि जो पानी है वो ट्रेन का डब्बा है और सुमर है वो तुम, और चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो अगर हमसे बोला जाता कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जो नदी ने चलाया, अब अगर यहां भी समझाना तो मैं समझा सकता हूं कि नदी ने 1 घंटे में कितना चला दिया? VR चला दिया, और नदी के ऊपर वो 1 घंटे में कितना चल जाता है? VS। तो जो नदी ले गई वो तो ले गई, और नदी के ऊपर वो और आगे चला गया कितना? VS से। तो 1 घंटे वो चल गया VS प्लस VR। इसका मतलब स्विमर की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी आ गई? एंड दैट इज VS प्लस VR। मतलब स्पीड काफी बढ़ गई। डाउन स्ट्रीम मोशन में स्विमर की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में VS प्लस VR के इक्वल है। अब इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या सॉल्व करते हैं कि आगे था सपोज यहां पर एक पोल, इस नदी में एक पोल गड़ा हुआ था। दिस इज अ पोल अटैच टू द ग्राउंड। यहां पर एक पोल था जो ग्राउंड से अटैच था, और स्विमर की इससे डिस्टेंस थी सपोज D के इक्वल। तो हमसे पूछा गया कि स्विमर को पोल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो पोल तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर था, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर को कितना चलना होगा? D चलना होगा। पूरा लेक्चर देखना, बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर पूरा देखोगे तो अल्टीमेटली मजा आएगा और कह दोगे कि नहीं फिजिक्स समझ में आ गई, और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। पोल तो जमीन पे गड़ा था, और पोल था स्विमर से D डिस्टेंस पर। इसका मतलब स्विमर को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में D चलना।
तो अगर पूछा जाता है कि सुमर को इस पोल तक पहुंचने का कितना टाइम लगेगा, तो अगर हमसे टाइम पूछा जाता है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी थी, वो स्पीड थी vs और प्लस vr। क्या इतनी बात समझ में आ गई? राइट, तो ये हो गया हम लोगों का डाउन स्ट्रीम मोशन। अब एक चीज साथ में और सीखते चलते हैं कि इन जनरल हमें कैसे करना होगा। तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको रट लेना, वो फॉर्मूला काफी काम का होगा। वैसे मैं इसको अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, जिन्होंने मुझसे लेक्चर्स नहीं लिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट फॉर्मूला अगर रट लोगे तो उससे काम चल जाएगा। अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक फ्रेम ए था और एक था बी। मान लो और फ्रेम होते, साइकिल है, जमीन है, कार है, एरोप्लेन है, और बहुत सारे फ्रेम्स हो सकते हैं ना। तो मान लो सी फ्रेम और बीच में सी प्रॉब्लम में था, तो उसको कैसे इन्वॉल्व किया जाए? तो इन्वॉल्व करने का तरीका है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी और प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। ऐसे हम सी फ्रेम को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर मान लो एक डी फ्रेम और होता तो क्या करते? तो ऐसे कराते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और डी, सी और डी दो फ्रेम होते हैं मेरे पास, तो हम लोग ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी और प्लस वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर और एक होता तो और कर लेते, कैसे? मान लो सी डी ई होता तो क्या लिखते? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और तीन फ्रेम और होते बीच में, सी डी ई, तो कैसे लिखते? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी प्लस वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ई और प्लस वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब बीच के सारे ऐसे कैंसिल होने चाहिए। तो अगर वो तरीका लगाता तो भी आ जाता। इसको मान लेते हैं आई डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस। तो मैं यहां पर अगर इस फॉर्मूले का यूज करता, ध्यान से सुनना, मैंने बोला पूरा लेक्चर देखना जो बताऊं। तो मैं अगर यहां पर बोलता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? दैट वाज vs, और डायरेक्शन क्या थी? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। फिर मैं बोलता व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो कितना था? vr, और उसकी डायरेक्शन भी क्या थी? वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ थी। हमें क्या बताना था? हमें बताना था वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें स्विमर और ग्राउंड के बीच में एक फ्रेम और जोड़ना है, कौन सा? रिवर का जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर और प्लस वेलोसिटी स्विमर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना, तो रिवर को ऐड करना है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बीच का कैंसिल होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना था? तो स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में थी vs आई कैप, और रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी थी? वो थी vr आई कैप। तो दोनों को हम लोगों ने अगर ऐड कर दिया तो vs प्लस vr आई कैप, वही रिजल्ट आ गया। तो ये जनरल तरीका है। यहां पर तो मान लो चीजें सीधे सॉल्व हो गई, लेकिन हर जगह सीधे नहीं सॉल्व होती हैं, तो पता हमें सब होना चाहिए। मैंने पहले बता दिया कि मेरे लेक्चर का मोटिव होगा कि तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सारी बातें मैं समझा रहा हूं, प्रॉब्लम का मैंने एक बहाना लिया है, रिवर्स स्विमर केसेस, वो तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो क्या डाउन स्ट्रीम मोशन समझ में आ गया होगा? राइट, डाउन स्ट्रीम मोशन में एक एग्जांपल हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो डाउन स्ट्रीम मोशन में एक एग्जांपल में मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करते, उसने बोला कि ये ग्राउंड था, ये ग्राउंड था, या पहले अब थोड़ा सा आप स्ट्रीम मोशन कर लेते, फिर दोनों प्रॉब्लम्स को वहां पर ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अप स्ट्रीम मोशन। अप स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम मोशन का क्या मतलब था? डाउन स्ट्रीम मोशन का मतलब था कि जिस डायरेक्शन में नदी बह रही उसी डायरेक्शन में स्विमर भी चल रहा है। मतलब नदी अगर इधर जा रही तो स्विमर भी नदी के ऊपर ऐसे तैरने की कोशिश कर रहा है। अप स्ट्रीम में उल्टा होता है, स्विमर नदी के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट कोशिश करता है। अभी याद रखना, कोशिश करता है, जरूर नहीं चल पाएगा। मतलब उल्टी धारा में जिसको चलना कहते हैं, कि धारा बह रही थी इधर
और वो चल रहा था उल्टा। अक्सर उल्टी धारा में चलने वाले लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उन बहुत से लोगों को नहीं पता है व्हाट इज द रियलिटी, ही नोज द रियलिटी। खैर उन चीजों पे जाने की जरूरत नहीं, मतलब वो उल्टी धारा में चलता है तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम मोशन। समझते हैं कैसे? ये ग्राउंड था और इसके ऊपर नदी थी, ये नदी थी, नदी बह रही थी बीआर से, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब की बार स्विमर ऐसे चल रहा है, इस तरीके से कोशिश कर रहा है, तो स्विमर की स्पीड एंड दैट वाज vs, लेकिन याद रखना दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ओनली। Speed of swimmer is vs and that is with respect to river, and speed of river is vr and that is with respect to ground. Okay, got it? That is called upstream motion. When swimmer tries to swim opposite to direction of river, then such motions are called upstream motions. लिख सकते हो इसको, राइट? तो अब देखते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितने से चल रहा होगा। तो मैंने बोला था जब भी समस्या आए तो बस ट्रेन का डब्बा सोचना और उसी के अंदर जाके घुस जाना, और रिवर स्विमर के सारे केसेस समझ में आ जाएंगे। अब सुनना, ये ट्रेन का फ्लोर था, ये, और ये मैं था, और मैं यहां पर था। अभी मोशन कैसा है? ये मोशन है अपस्ट्रीम, तो ट्रेन ऐसे जा रही है तो मुझे ऐसे चलना होगा। ट्रेन का मतलब रिवर और मैं का मतलब स्विमर, राइट? तो दिस मोशन इज अपस्ट्रीम। ध्यान से सुनना, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे। मान लेता हूं कि ट्रेन की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ट्रेन कितना चलेगी? 40 मीटर्स। अगर मैं खड़ा रहता और 1 सेकेंड तक खड़ा रहता तो ट्रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 चली जाती, तो क्या मुझे भी 40 ले जाती? ऑब्वियस सी बात है। मतलब अगर मैं ट्रेन के अंदर खड़ा हूं, मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो 1 सेकेंड में मैं 40 चला जाऊंगा। मेरी स्पीड थी सपोज 30 मीटर पर सेकेंड, और मैं ट्रेन के डब्बे पर पीछे की तरफ भाग रहा था। 1 सेकेंड का मोशन ऑब्जर्व करते हैं। मैं यहां पर था और मैं ऐसे भाग रहा था, तो 1 सेकेंड में ट्रेन कितना चल गई? 40, और मैं कितना चल गया? मेरी स्पीड थी 30, तो मैं इधर 30 चल गया। मतलब ट्रेन मुझे 40 इधर ले गई और मैं चल के वापस 30 इधर आ गया। तो 40 इधर गया और 30 इधर आ गया। इसका मतलब नेट इधर गया, कितना? 10 मीटर्स। जो आदमी ग्राउंड पर खड़ा है पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा ट्रेन इसे 40 आगे ले गई, लेकिन ट्रेन के ऊपर 30 पीछे चला गया। ट्रेन इसे 40 आगे ले गई और ट्रेन के ऊपर वो 30 पीछे चल गया। इसका मतलब वो उसके रिस्पेक्ट में 10 आगे चल गया। इस केस में ट्रेन की स्पीड कम थी और स्विमर की ज्यादा थी। ट्रेन की ज्यादा थी या स्विमर की कम? दोनों केसेस एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले मैं मान लेता हूं कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा, जो अभी केस हम लोगों ने सॉल्व किया कि ट्रेन 40 चल रही थी और मैन 30 चल रहा था, तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी और स्विमर की स्पीड कम थी। तो स्विमर किधर चला गया? इधर चला गया। इसका मतलब अगर स्पीड ऑफ स्विमर इज लेस देन स्पीड ऑफ रिवर, अगर स्विमर की स्पीड रिवर की स्पीड से कम है, इसका मतलब क्या होगा? स्विमर विल मूव इन राइट डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो कोशिश भले पीछे कर रहा है लेकिन जा किधर रहा है? आगे। एक बार फिर से देखना, ट्रेन कितने चल रही थी? ट्रेन चल रही थी 40 से, और स्विमर कितने, आदमी कितने चल रहा? 30 से। तो 1 सेकेंड में ट्रेन कितना आगे चली गई? 40, और ट्रेन के ऊपर वो मैन कितना पीछे आ गया? 30, तो नेट कितना चल गया? 10 आगे। लेकिन वो कोशिश, अब ट्रेन क्या था? रिवर थी, तो रिवर आगे कितना चली गई 1 घंटे में? वो चली गई VR,
और स्विमर पीछे कितना चला 1 घंटे में, वो चल गया वीएस। लेकिन वीआर की वैल्यू वीएस से बड़ी थी, इसका मतलब नेट 1 घंटे में कितना चला, तो नेट 1 घंटे में चला वो वीआर माइनस वीएस, और किधर, रिवर के चलने की डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वीआर माइनस वीएस, और ये जो डायरेक्शन होगी वो राइट साइड पर होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मतलब उल्टी धारा में चलो तो इतना ख्याल रखो कि धारा से ज्यादा वेलोसिटी तो होनी चाहिए, तो उल्टी धारा में तब चलना चाहिए जब बहुत औकात हो, और औकात अगर कम है तो धारा तुम्हें अपनी तरफ बहा के ले जाएगी। इस बात का हमें ख्याल रखना होगा जब भी हम सोसाइटी से अलग जा रहे हो। ओके, अब बात करते हैं एक बहुत पावरफुल आदमी की, कि जो उल्टी धारा में चलता है लेकिन उसके पास है कुछ औकात है। मतलब वो केस में कौन सा बता रहा हूं कि अब की बार स्विमर की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा है, स्विमर की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा है। मतलब स्विमर कौन था, जो यात्री था ट्रेन के अंदर, पैसेंजर था, और रिवर क्या था, खुद ट्रेन थी। मैंने बोला था अगर रिवर स्विमर के केसेस डिफिकल्ट लगे तो एक ही तरीका है, ट्रेन मैन केस मान लो। तो ध्यान से सुनना, अब की बार स्विमर की स्पीड ज्यादा है रिवर की, का मतलब ट्रेन की स्पीड कम है और मेरी स्पीड ज्यादा है। तो ट्रेन चल रही थी सपोज 20 से, कितने से, 20 से। इधर जा रही है, ट्रेन का फ्लोर है जहां पर हम लोग खड़े होते हैं, डब्बा। तो ट्रेन कितने जा रही, 20, और इसके अंदर मैं था और मेरी स्पीड थी कुछ 50 मान लेता हूं, 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैं ट्रेन के डब्बे पर पीछे भाग रहा था। 1 सेकेंड की बात करते हैं, मैं यहां पर था इस जगह पर, तो ट्रेन 1 सेकेंड में मुझे कितना ले जाती, 20 स्पीड थी तो 20 आगे ले जाती, लेकिन मेरी कितनी थी, 50। तो 20 आगे गया और 50 पीछे चला गया। मतलब ट्रेन हमें 20 आगे ले जरूर गई, लेकिन मैं पीछे कितना चल गया, 50 चल गया 1 सेकेंड में। इसका मतलब ओवरऑल में पीछे कितना चला गया, ओवरऑल में पीछे चला गया 30। मतलब अब मेरी स्पीड ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, पता है क्या बोलेगा, ट्रेन इसे 20 आगे ले गई, लेकिन ये बंदा ट्रेन के ऊपर 50 पीछे चला गया, तो 20 आगे गया 50 पीछे। गदर पिक्चर देखिए ना, गदर ट्रेन के ऊपर दौड़ता है, तो अगर उल्टा दौड़ता तो ट्रेन उसे आगे ले गई कितना, ट्रेन मतलब रिवर वीआर, और वो आदमी पीछे दौड़ रहा था वीएस, तो वीएस पीछे चला गया, लेकिन वीएस बड़ा था वीआर से अब की बार, तो नेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर गया, पीछे चला गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं फॉर दिस केस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दैट इज वीएस माइनस वीआर, और अब की बार वो जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ होगी। गॉट इट? तो इसका मतलब अगर धारा के अपोजिट चलना है तो फिर हमारे पास धारा से ज्यादा औकात होनी चाहिए। अगर उससे कम औकात और फिर पीछे चल रहे हो तो धारा तुम्हें अपनी तरफ बहा करके डेफिनेटली ले जाएगी। एक केस और सॉल्व कर लेते, इंटरेस्टिंग। मान लो ऐसा हो गया कि स्विमर की स्पीड थी वीएस और रिवर की स्पीड थी वीआर, और दोनों थी बराबर, दोनों बराबर थी। मान लो ट्रेन चल रही थी 40 से और मैं भी चल रहा था 40 से, तो मैं ट्रेन मतलब रिवर और मैं मतलब स्विमर, तो ये ट्रेन थी, ये 40 से आगे जा रही, तो 1 सेकंड में कितना चलती, 40 चलती, और मेरी स्पीड भी कितनी थी, 40। तो ट्रेन पर अगर मैं ना चलता तो 40 आगे चला जाता, लेकिन मेरी स्पीड भी 40 थी ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो 40 में पीछे, मतलब जितना ट्रेन मुझे आगे ले गई उतने में पीछे चला है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो अगर ये केस होता है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर और वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों बराबर है, उस केस में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दैट विल बी 0। मतलब फॉर्मूला वही होगा वीएस माइनस वीआर या वीआर माइनस वीएस, तो दोनों केस में कितना आना है, 0। इसका मतलब अगर औकात बराबर है और अब स्टीम चल रहे हो तो दोनों कैंसिल आउट, मतलब तुम्हारी एफर्ट केवल बेकार जा रही होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ भी मूव नहीं कर पा रहे होगे। तो जब कभी अप स्टीम मोशन होगा तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है या स्विमर की वेलोसिटी ज्यादा है। अगर स्विमर चाहता है कि मैं रिवर के रिस्पेक्ट में पीछे जाऊं, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे जाऊं,
तो फिर उसकी वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज वो कोशिश तो करेगा लेकिन जाएगा आगे। इसके बहुत सारे केसेस हैं, अभी तो हम लोग अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कर रहे हैं, फिर परपेंडिकुलर करेंगे, फिर परपेंडिकुलर चलने की कोशिश करेंगे, फिर किसी एंगल पर बात करेंगे, तब ये टॉपिक जाकर के कंप्लीट होगा। और इस टॉपिक को मैं प्रॉब्लम के थ्रू ही समझाऊंगा। लेकिन एक बात मेरा सजेशन रहेगा कि ये तो मान लो एक 1D का केस था तो समझ में आ जाता है, बट इन जनरल तरीका भी डिफिकल्ट नहीं होता है। तो यहां पर अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करने की कोशिश करता तो कैसे बोलता, जो मैंने अभी भी डिस्कस किया बहुत जरूरी है। मैं बोलता मुझे निकालनी वेलोसिटी, मान लो इसी केस का सॉल्व कर रहा हूं, इस केस का सॉल्व कर रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना। लेकिन डेटा किसके फ्रेम में था, रिवर के फ्रेम में भी था, और यहां कहीं रिवर लिखा नहीं। तो रिवर का फ्रेम क्या हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर वैसे लिखा रहने दो विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इनिशियल और फाइनल वर्ड वही होने चाहिए और बीच में रिपीट होने चाहिए दो बार करके। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी थी, vs थी, लेकिन किधर थी, पीछे थी। और अगर पीछे स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में थी, vs और थी पीछे, तो अगर हम लोग ये लिखना चाहें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो उसको लिखेंगे माइनस vs आई कैप, क्योंकि आप राइट साइड की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है प्लस आई कैप, तो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन निगेटिव मतलब माइनस आई कैप। गॉट इट। अब हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रिवर तो आगे बह रही थी और कितने से बह रही थी, vr से बह रही थी, तो प्लस vr और डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई vr माइनस vs, या vs माइनस vr लिख देना चाहिए, क्योंकि पहला जो केस मैंने सॉल्व किया है वो सॉल्व किया vs vr से बड़ा, वैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो ये आ गया माइनस, या लिख देता हूं माइनस vs माइनस vr आई कैप। तो vs माइनस vr था पॉजिटिव, तो ये हो गया किधर, पीछे की तरफ। तो ये जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ, अगर vs vr से बड़ा है तो निगेटिव है, vs vr से छोटा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, और vs vr के बराबर है तो जीरो होगी। तो इन जनरल उसने डिस्कस कर दिया। तो ये 2D मोशन में काफी काम आ सकता है। तो अगर कभी इस प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी की खास बात होती है कि जैसी प्रॉब्लम है वैसा अप्रोच होना चाहिए। अब वहां पर एक तरीका रट के चलेगा और वो लगा रहा है, वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमारा तरीका डिफरेंट होना चाहिए, ताकि हमारा क्वेश्चन समझ में आ जाए और बहुत जल्दी सॉल्व होकर के आंसर लिख दें। यूजुअली रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस में टाइम नहीं लगता है। अगर लग रहा है इसका मतलब तुमने रिलेटिव वेलोसिटी को सही से नहीं पढ़ा है। तो इस लेक्चर को, अभी बहुत कुछ है इस लेक्चर में, अगर इसको पूरा पढ़ोगे तो इस बात की गारंटी कि तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में कभी भी पेपर में समस्या नहीं आएगी, एंड यू विल बी द मास्टर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। जो भी टॉपिक मैं पूरा पढ़ाऊंगा मास्टर ही बना देता हूं, तुम्हें किसी और मास्टर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो। पूरा लेक्चर देखो, फिर उसको समझो, फिर बाकी चीजें देखो, समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। हाँ, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट में जैसे बिल्डिंग बनती है ना, फिट करना पड़ता है एक एक ईटा, तो वही ईंटें चल रहे हैं, सभी एक एक ईंटें जोड़ो तब एक अच्छी कंसेप्चुअल बिल्डिंग फिजिक्स की तैयार हो। याद रखना इस बात को। गॉट इट। तो ये तरीका में हर जगह यूज करते रहना भी, ताकि इसमें महारत हासिल कर लें। अब हम लोगों ने 2 केस सीख लिए। क्या सीख लिया, अप स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम मोशन। अब इसको एप्लीकेशन के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। राइट। हाँ, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अप स्ट्रीम मोशन का, जैसा हम लोगों ने डाउन स्ट्रीम में लिया था। राइट। तो ये हम लोगों का ग्राउंड है। राइट। इसके ऊपर एक नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, और नदी की वेलोसिटी थी vr, जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थी। राइट। इस नदी पर भाई साहब एक तैराक थे, और वो भाई साहब अप स्ट्रीम चल रहे थे, मतलब काफी बहादुर थे, अगेंस्ट चलने की क्षमता थी इनके पास। और इन भाई साहब की स्पीड थी vs, v का मतलब वेलोसिटी और s का मतलब स्विमर से था। राइट। अब यहां पर मैंने बोला, अब 2 केसेस आएंगे यहां पर। मैंने बोला यहां पर एक पोल गड़ा था, इसकी प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम कराऊंगा मैं यहां पर। यहां पर एक पोल गड़ा था, तो पोल तो ग्राउंड से गड़ा था, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोल रेस्ट पर था, और पोल की स्विमर से डिस्टेंस थी d के इक्वल। बहुत सारे केस करूंगा यहां पर। मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट होता है, तैर रहा होता है, बहुत मजा आने वाला है। राइट।
तो डी डिस्टेंस थी, मैंने पूछा कब पहुंचेगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोल कैसा है, रेस्ट पर। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में से कितना चलना है, डी। और टाइम अगर बताना है तो हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गई क्या, कि अगर वो पीछे जाना चाह रहा है, मैं एक पहला केस सॉल्व करता, मैं बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। इसका मतलब ये संभव नहीं है कि ये यहां तक पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि स्विमर की वेलोसिटी अगर कम और रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है, तो स्विमर अगर पीछे को चलेगा तो उससे ज्यादा रिवर उसे आगे बहा ले जाएगी। इसका मतलब पीछे की तरफ चल ही नहीं पाएगा, और पीछे नहीं चल पाएगा तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि स्विमर कांट रीच द पोल। अगर ये वाला केस होगा तो स्विमर पोल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर स्विमर को पोल तक पहुंचना है तो फिर दूसरा केस होना चाहिए, और वो होना चाहिए कि स्विमर की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा है। अब मैं बोल सकता हूं कि अगर स्विमर की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो यहां से बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वीएस माइनस वीआर, क्योंकि आप स्टीम मोशन था और वीएस वीआर से बड़ा था। तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे कितने से जा रहा है, वीएस माइनस वीआर। तरीका वही कि वीएस 1 घंटे में आगे चला और वीआर 1 घंटे में नदी उसे पीछे ले गए। वीएस ज्यादा था वीआर से, तो 1 घंटे में नेट आगे कितना चला गया, वीएस माइनस वीआर चला गया। चलना कितना था, डी चलना था। तो अगर डी चलना था तो मैं बोल सकता था जो टाइम यहां पर लग रहा होगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितनी स्पीड से चल रहा है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है तो स्पीड भी किसके रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। एक तो इस केस में नहीं पहुंच पाएगा। एक तीसरा केस होगा कि अगर VR की वैल्यू VS के बराबर हो जाए, तो उस केस में भी स्विमर पोल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन तब स्विमर और पोल के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा, वो D ही रहेगा। इस केस में डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, इस केस में डिस्टेंस D रहेगा, और इस वाले केस में डिस्टेंस घटता रहेगा और स्विमर इस पोल तक पहुंच जाएगा। ऐसी बहुत सी अच्छी प्रॉब्लम्स अभी आने वाली। तो मैंने पोल ले लिया है, अब एक बॉक्स डाल दूंगा, नदी में तैर रहा होगा, फिर एक तैराक भी ले लूंगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रिवर स्विमर केसेस के अंडर में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मोशन का एक एग्जांपल हो गया। अब दोनों को मर्ज करके एक सवाल बनाते हैं। दोनों को मर्ज करके सवाल कैसे बनाते हैं कि ये सपोज ग्राउंड था, ये हम लोगों का ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर एक नदी बह रही थी, और वो नदी बह रही थी VR से, और यहां पर एक पेड़ लगा हुआ था। ये एक पेड़ है, और ये पेड़ तो ग्राउंड से अटैच होगा। और इस नदी पर एक भाई साहब थे जो तैरने में बहुत महारथी थे, और इस समय इनकी पेड़ से डिस्टेंस थी D, और ये नदी में तैर लेते कितने से, VS से तैर लेते। इज दैट ओके? और एक पेड़ यहां भी लगा था, इस जगह पर एक पेड़ ये भी लगा था। 2 पेड़ थे, पोल मान सकते हो, पेड़ मान सकते हो, जो भी मानना। तो एक ट्री ये था, ट्री 1, और एक ट्री ये था, ट्री 2। मैंने भाई साहब को एक चैलेंज दिया, एक टास्क दिया रादर। मैंने कहा कि जाओ उस पेड़ को छू करके वापस आओ। मैंने कहा कि जाओ उस पेड़ को छू करके वापस आओ। तो हमें बताना था कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में, इस स्विमर को कितना टाइम लगने वाला है। तो जब ये ट्री 1 से ट्री 2 जाएगा तो मोशन कैसा हुआ, डाउन स्ट्रीम। फिर लौटेगा तो मोशन कैसा हुआ, अप स्ट्रीम हुआ। पेड़ अपनी जगह पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड है। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा रहा हूं, ये ग्राउंड था और यहां पर एक आदमी खड़ा था और वो इन सारी बातों को ऑब्जर्व कर रहा था। ये हम लोगों को ऑब्जर्वर एक्चुअली, तो ये ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, क्योंकि फ्रेम तो हमें चुनना पड़ेगा ना। तो जब पहले वो ट्री 1 से ट्री 2 में गया तो बताना कितना टाइम लगा होगा। तो मान लेता हूं ट्री 1 से ट्री 2 तक जाने में T1 टाइम लगा होगा,
तो उसे कितना डिस्टेंस चलना होगा, d चलना होगा। तो जाने का जो टाइम था उसको मान लिया t1 और डिस्टेंस चलना था d और स्पीड डाउन स्ट्रीम मोशन की कितनी थी, वो थी vs प्लस vr। जब नदी के पैरेलल चलेगा तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, तो उसको इतना टाइम तो यहां तक जाने में लगा। अब लौटने का टाइम सपोज था t2, तो t2 कौन सा टाइम था, ये तो लौटने का टाइम था। तो जब वो लौटा होगा तो कैसा मोशन था, अप स्ट्रीम मोशन था, और अप स्ट्रीम मोशन में स्पीड कैसी थी, अप स्ट्रीम मोशन में स्पीड कितनी आएगी। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि vs बड़ा है कि vr बड़ा है। तो अगर वापस आना है तो क्या होना चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे चल सके, तो क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि vs की वैल्यू अब की बार vr से बड़ी, तो इसका मतलब वापस आ पाएगा, और नहीं हुई तो वापस नहीं आ पाता। तो फिर उसे d डिस्टेंस चलना है, लेकिन जब d डिस्टेंस चलना है, स्पीड हो गई है कम, तो आप स्ट्रीम मोशन में स्पीड कितनी आ जाएगी, vs माइनस vr। तो ये लौटने का टाइम हो गया और ये जाने का टाइम हो गया। तो पूरे प्रोसेस का जो टाइम आ गया वो टाइम आ गया t1 प्लस t2। t1 कितना था, d अपॉन vs प्लस vr, और t2 कितना था, d अपॉन vs माइनस vr। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो d तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं, vs माइनस vr, vs प्लस vr, तो ये आ जाएगा 2vs और अपॉन vs प्लस vr माइनस वी आर, तो ये आ जाएगा वीएस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। इतना टोटल टाइम लगेगा एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाना और फिर उस पेड़ से वापस इसी पेड़ पर वापस आना। लेकिन अगर ये कंडीशन ना होती तो ये वापस नहीं आ पाता। वापस आने का मतलब है कि स्विमर की स्पीड को रिवर की स्पीड से ज्यादा होना चाहिए। गॉट इट, राइट। अभी हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी है वो प्रॉब्लम सॉल्व करी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक थोड़ा सा क्लू, क्योंकि इस पूरे लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं ये समझाऊंगा कि फ्रेम्स क्या होते हैं, तो अब वहां तक ले जाना जरूरी है, राइट। चेंज कर रहा हूं, सुनना, थोड़ा सा फोकस करना। अगर मैं इसी प्रॉब्लम को रिवर के फ्रेम में सॉल्व करता, अगर मैं सेम प्रॉब्लम को रिवर के फ्रेम में सॉल्व करता, इंटरेस्टिंग है, जरूरी है। अब की बार मैंने फ्रेम क्या ले लिया, फ्रेम ले लिया रिवर। मैंने बोला था कभी समस्या आए कि रिवर स्विमर प्रॉब्लम में दिक्कत है, तुम तुरंत उसको मान लेना ट्रेन और मैं। अच्छा, रिवर के फ्रेम में क्या होगा, रिवर के फ्रेम का मतलब है, मान लो यहां पर एक बक्सा है और ऐसे तैर रहा है और एक आदमी आराम से यहां पर लेटा हुआ है। ये भाई साहब यहां पर इस बक्से पर लेटे और नदी के साथ आराम से तैर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भाई साहब तो नदी के साथ बह रहे होंगे, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से चल रहे होंगे, ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वीएस से जा रहे होंगे। मैं इनसे पूछता कि जरा भाई साहब अपने नीचे नदी देखो, पानी देखो, तो बोले गए तो रेस्ट पर है, क्योंकि जितने से भाई साहब चल रहे उतने से नदी तो चला रहे इनको। तो अगर हम बोलता है कि इनको मैंने फ्रेम मान लिया कि छुट्टी बिताने है, वीकेंड है इनका, तो इनको अगर फ्रेम मानता तो इनसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराता तो क्या होता। पहले मैं थोड़ा सा क्लू देना चाह रहा हूं जो बहुत जरूरी है, इसका देखना बहुत जरूरी। इन भाई साहब से पूछता तो ये आराम से उठ के बैठ गए, इनको फिजिक्स काफी आती थी तो इनको मजा है, और ये यहाँ पर आराम से तुरंत उठे और मैंने कहा भाई ऑब्जर्व करो सब कुछ। तो इनकी बातें सुनते हैं, बड़े आराम से सुनते हैं। मैंने इनसे एक बात पूछी, क्यों भाई साहब तुम खुद को कैसा देख रहे हो, तो मैं तो हमेशा अपने फ्रेम में रेस्ट पर ही रहूंगा, दैट इज फाइन। अपने फ्रेम में हर बॉडी रेस्ट पर रहती, दैट इज ओके। फिर मैंने पूछा भाई साहब तुम्हें नदी कैसी दिख रही, तो कहता नदी तो मुझे रेस्ट पर दिख रही, क्योंकि नदी के साथ ही बह रहे थे। जैसे ट्रेन पर बैठा होता ट्रेन के डब्बे के अंदर, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट पर होता और मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन रेस्ट पर होती। मैं इनसे एक सवाल और पूछता, मैं इनसे ये पूछता कि भाई साहब जो दो पेड़ थे तुम्हें कैसे दिख रहे हैं, तो ये बोलते कि यार ये पेड़ तो मेरी तरफ आ रहे हैं, ये पेड़ तो मेरी तरफ आ रहे हैं, या दूर जा रहा है, क्या बोलता, ये तुम्हें सोचना है। इनसे मैंने पूछा पेड़ का क्या है, तो पास नहीं आते, ये दूर जाते, क्योंकि ये भाई साहब तो नदी के साथ बहते चले जा रहे हैं
और पेड़ अपनी जगह पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुके हुए, तो इनकी तो दूरी बढ़ रही है। तो इन भाई साहब ने बोला कि पेड़ हमें दूर जाते दिख रहे हैं। तो पिछले लेक्चर्स मैंने जो बताया था कि जब अब किसी फ्रेम में वेलोसिटी बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो अब इन भाई साहब से पूछता तो बोलते मेरी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नदी की वेलोसिटी के बराबर थी, यानी वी थी। तो जब मैं अपने फ्रेम में मतलब नदी के फ्रेम में इस पेड़ को देखूंगा तो अपनी वाली वेलोसिटी उल्टा करके लगा दूंगा, तो इससे ये वाला दिखेगा वी से और ये वाला पेड़ भी दिखेगा वी से। प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, बट एक क्लू दे रहा हूं कि हाँ अगर डिफरेंट, हाँ कहीं कहीं पर ये फ्रेम भी इंपॉर्टेंट हो जाए। याद रखना मैंने बोला हर सवाल पर डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रेम लेना चाहिए। तो यहां पर ये फ्रेम चीजों को डिफिकल्ट बना रहा है। कैसे? पेड़ भी उसे चलते हुए दिखाई दे रहे, केवल अगर रोका है तो कौन रोका है? नदी रुकी। हाँ लेकिन ये फ्रेम कभी ना कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। फिर मैं भाई साहब से पूछता कि क्यों भाई साहब ये सुमर तुम्हें कितने से दिख रहा है, तो पता क्या बोलता, नदी तो रेस्ट पर और नदी के ऊपर ये वीएस से चल रहा है। सुमर नदी के ऊपर कितने चलता है? वीएस से चलता है। तो नदी के ऊपर वो वीएस से चल रहा है और वो नदी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। इसका मतलब अगर हमसे ये पूछा जाता कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन, और दिस मैन का मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो पहले ही पता था कि नदी के रिस्पेक्ट में वी एस से चल रहा होगा। हाँ मैं इस फ्रेम में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, पेड़ भी चल रहे हैं, लेकिन एक तरीका बता दें रिलेटिव वेलोसिटी का ये पार्ट भी होगा। हाँ आगे जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो ये हम लोगों का होगा अप स्टीम और डाउन स्टीम मोशन, राइट। हाँ अप स्टीम डाउन स्टीम मोशन में एक प्रॉब्लम और हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। अब वो प्रॉब्लम ध्यान से देखना। अब की बार इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ये नदी थी, यहां पर एक बॉक्स था, एक बॉक्स था और वो बॉक्स था 1, तैर रहा था, और एक यहां पर था और वो बॉक्स था 2। अरे बड़े महंगे महंगे बॉक्स थे, मैजिकल बॉक्स, इनके अंदर कुछ स्पेशल चीजें थी। और यहीं पर बगल में एक स्विमर था, और इन दोनों के, अच्छी प्रॉब्लम है ध्यान देना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d था। अभी मैंने 2 पेड़ लिए थे, राइट, या चाहो तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस प्रॉब्लम पे थोड़ी देर बाद आते हैं, राइट। यहां पर एक पेड़ ले लेते हैं ताकि चीजें सिंपली क्लियरली समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। ये ग्राउंड था, ये नदी थी, यहां पर एक बक्सा था, एक बॉक्स था, और यहां पर एक पोल था, जो पोल ग्राउंड से जुड़ा हुआ था। दिस इज पोल, और इस पोल को पकड़े एक स्विमर खड़ा हुआ था, वो रेस्ट पर था पहले मतलब, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d था, और ये बॉक्स फ्लोट कर रहा था। फ्लोट का मतलब नदी की धारा में बह रहा होगा। नदी की स्पीड vr, और स्विमर चल सकता है vs से। अभी लेकिन स्विमर चल नहीं रहा है। मैंने स्विमर को एक टास्क दिया, मैंने स्विमर से बोला कि काम करो, इस पोल को छोड़ो, तैरो, और इस बक्से को लेकर के वापस इसी पोल पर आओ। अब प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। कैसे? प्रॉब्लम में ट्विस्ट आ गया कि पहले पेड़ से पेड़ जाना था तो पेड़ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुका था, लेकिन अब एक समस्या, ये तो बह रहा होगा, तो ये जब आगे जाएगा तो ये भी आगे निकल जाएगा। अब शुरुआत करते हैं फ्रेम्स की। सबसे पहले मैंने बोला था ग्राउंड के फ्रेम में चीजों को जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वहां से चीजों में क्लियरिटी आती। तो मैं सबसे पहले ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करूंगा। तो पहले जाएगा, बक्से को पकड़ेगा, फिर बक्से को पकड़ के वापस आएगा, और फिर इस पोल पर पहुंचेगा। तो जब तक ही आगे चलना शुरू करेगा तब तक बक्सा भी आगे निकल जाएगा। इज दैट ओके? मतलब कहीं आगे जाके पकड़ेगा। तो यहां पर फिर मैं एक बात बोल सकता हूं कि जब ये स्विमर इस बक्से तक पहुंचा होगा, जब ये स्विमर इस बक्से ग्राउंड के फ्रेम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं,
तो जब ये स्विमर इस बक्से तक पहुंचा होगा तो पोल अपनी जगह पर ही गड़ा रहा होगा, और बक्स, ये नदी थी हम लोगों की, और बॉक्स यहां पर पहुंच गया होगा, ये हम लोगों का बॉक्स था, और स्विमर यहां पर पहुंच गया और स्विमर ने इस बॉक्स को पकड़ लिया। तो यहां आगे कहीं जाके पकड़, जैसे पुलिस चोर प्रॉब्लम थी, याद आया? अभी मैं ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूं, राइट? अब बात करते हैं यहां से यहां तक जाने में ये टाइम कितना था। ये टाइम था t इक्वल टू 0 और ये टाइम था t इक्वल टू t1, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में उसको t1 टाइम लग गया। तो अब बोलता कि टाइम t1 होगा कितना, तो t1 टाइम में बक्से ने कितना चला होगा। बक्सा तो नदी के साथ बह रहा था ना, तो उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी होगी, जितनी नदी की होगी, तो vr इंटू t1। बक्सा तो ऐसे फ्लोट कर रहा था ना, नदी अगर vr से चल रही तो बक्सा भी कितने से चल रहा होगा, vr से चल रहा होगा। तो t1 टाइम में बक्से ने vr इंटू t1 चल लिया होगा। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर की स्पीड कितनी थी, तो ये तो डाउन स्ट्रीम मोशन था, vs प्लस vr, तो स्विमर ने कितना चल लिया होगा, vs प्लस vr, तो इसकी स्पीड थी और टाइम मैंने मान लिया t1, तो स्विमर ने इतना चल लिया। और ये वाली डिस्टेंस हमें पहले से ही पता है, d, तो यहां से मैं एक रिलेशन लिख सकता हूं कि d प्लस वी आर इंटू t1 इक्वल टू वी एस प्लस वी आर इंटू t1। तो यहां से अगर ये वाला रिलेशन हम लोग लिखते तो फिर हम लोग बोलते कि d प्लस वी आर इंटू t1 इज इक्वल टू वी एस प्लस वी आर इंटू t1 और t1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वी आर इंटू t1 कैंसिल हो गया, वी एस इंटू t1 इक्वल टू d, तो यहां से t1 की वैल्यू आ गई d अपॉन वी एस। बक्से तक जाने का टाइम पता चल गया। अब बात करते हैं कि जब वो लौट के आएगा तो क्या होगा। अभी ग्राउंड के फ्रेम, मैंने बोला ग्राउंड के फ्रेम में प्रॉब्लम समझ में आती लेकिन थोड़ी सी बड़ी हो सकती, वो प्रॉब्लम ग्राउंड के फ्रेम में अच्छी थी, सॉल्व कर ली। इस प्रॉब्लम को और फ्रेम से सॉल्व, लेकिन पहले ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करना जरूरी है, तो हम लोग ग्राउंड के फ्रेम में यहां तक का तो बता दिए। अब क्या होगा, अब ये बक्से के साथ वापस आ रहा होगा, तो अगर ये बक्से के साथ वापस आएगा तो पोल तो अपनी जगह पर फिक्स होगा, लेकिन ये कितनी स्पीड से चलेगा, तो अब इसका मोशन तो आप स्टीम हो गया ना, और आप स्टीम हो गया तो ये आ जाएगा vs माइनस वीआर। तो लौट के आने का मतलब ही था कि स्विमर की स्पीड रिवर की स्पीड से बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज वो लौट के वापस नहीं आ पाएगा। तो अब इसे चलना कितने, vs माइनस वीआर से चलना है, लेकिन डिस्टेंस अब बढ़ चुकी है, तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं ये स्मॉल d मान लेता, अब इतना चलना है ना इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इस स्मॉल d की वैल्यू कितनी, इस स्मॉल d की वैल्यू है d प्लस वी आर इंटू t1, और t1 की वैल्यू कितनी थी, d अपॉन vs। तो यहां से d अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी आर अपॉन vs। मतलब इसे इतना डिस्टेंस अब चल के आना है, और आप स्टीम मोशन है तो स्पीड कितनी है, vs माइनस वी आर। तो लौटने का जो टाइम था वो हम लोगों ने मान लिया t2, लौटने का टाइम था t2, तो डिस्टेंस कितना, d टाइम्स 1 प्लस वी आर अपॉन vs, और लौटने की स्पीड कितनी थी, वो थी vs माइनस वी आर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा d इंटू vs प्लस वी आर अपॉन vs इंटू vs माइनस वी आर। तो ये हम लोगों का वापस आने का टाइम हो गया। तो ये प्रॉब्लम समझ में, लेकिन इस प्रॉब्लम का मतलब मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं इसका आंसर निकाल के दिखाऊं, मेरा मोटिव था कि इसी प्रॉब्लम को मैंने अभी ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व किया। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते कोई अच्छा फ्रेम चुनते ताकि इतना सारा हमें ना लिखना पड़े। याद रखना, अब वो बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो मैंने अभी बोली थी कि रिवर का फ्रेम हमेशा खराब नहीं होता है, रिवर का फ्रेम कभी कभी अच्छा भी होता है, राइट। तो अब देखते हैं कि क्या किसी और फ्रेम में प्रॉब्लम सिंपल हो सकती है। तो सुनना, अब की बार सबसे पहले मैंने अपना फ्रेम ले लिया, इसको रिवर, मतलब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। जरूरी नहीं कि पूरी प्रॉब्लम को रिवर के फ्रेम में सॉल्व करेंगे, एक पार्ट हो सकता है रिवर के फ्रेम में सॉल्व कर लें और अगला पार्ट वैसे ही सॉल्व कर लें, राइट। तो हाँ, एक बात मैं बोल सकता हूं कि ये ग्राउंड था, ये रिवर थी और यहां पर बॉक्स था, तो मैंने बॉक्स को ही अपना फ्रेम मान लिया।
और यहां पर एक पोल था, तो यहां से जाने का टाइम निकल सकता है इजिली, और वो टाइम अगर निकल आएगा तो वापस हम ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहां से बोलूंगा कि ये पोल था और यहां से सुमर को चलना था और ये हम लोगों का फ्रेम था। अब की बार हम लोगों ने अपना फ्रेम मान लिया किसको? रिवर को मान लिया। तो अगर हम लोग, हाँ बहुत ध्यान सुनना, मेरा मोटिव है रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए वो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। बहुत गौर से सुनना, मैंने फ्रेम माना है बॉक्स को, तो बॉक्स तो नदी के साथ तैर रहा था, तो बॉक्स पर बैठा ऑब्जर्वर बोलेगा बॉक्स कैसा है? रेस्ट पर। जितने से बॉक्स चल रहा था उतने से नदी। तो ये ऑब्जर्वर पता है क्या क्या बोलेगा? ये बोलेगा बॉक्स रेस्ट पर है भाई साहब। ये बोलेगा कि रिवर भी इसे रेस्ट पर दिखाई दे रही है, नदी भी रेस्ट पर है और बॉक्स भी रेस्ट पर है। और नदी के ऊपर सुमर कितने चलता है? वीएस से चलता है। इसका मतलब इससे ये वाला आदमी वीएस से चलता दिखाई देगा। तो इससे पूछता है कि तुम्हारे तक कब तक पहुंच जाएगा, तो बोलेगा डिस्टेंस तो डी था और ये मेरी तरफ वीएस से आ रहा है, तो इसको टाइम लग गया होगा डी अपॉन वीएस। एक ही बार में आंसर आ गया, डी अपॉन वीएस। यही टाइम लोगों ने यहां भी निकाला था, डी अपॉन वीएस। लेकिन एक समस्या क्रिएट होगी, है मैं सोचना। अब मैं इससे एक बात और पूछता कि जब ये भाई साहब, इसको मैं कहीं और लिख देता हूं, डी अपॉन वीएस, तो जो टाइम t1 लगा वो था डी अपॉन वीएस। लेकिन अब मैं बोलता हूं कि इतने टाइम बाद सिचुएशन क्या होगी, तो सिचुएशन को देखना। बॉक्स के रिस्पेक्ट में बॉक्स अपनी जगह पर बना रहा होगा, ये ऑब्जर्वर इसी पर बैठा रहा होगा और स्विमर इस बॉक्स के पास पहुंच गया होगा। t1 टाइम की बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात और सुनना, इस बॉक्स पर बैठे ऑब्जर्वर को ये पोल कैसा दिखेगा? तो पोल तो जमीन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर था, नदी बहती जा रही थी, बक्सा भी चलता जा रहा था, ऑब्जर्वर भी चलता जा रहा था, तो दिख रहा है कि दोनों दूर जा रहे हैं। तो इससे पूछता है कि भाई साहब इसके बारे में क्या बोलोगे? बोलो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर था और मैं जा रहा था वीआर से इधर रिवर की स्पीड से, तो मैं अपने फ्रेम में अगर इस पोल को देखूंगा तो मेरे फ्रेम में पोल के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी और वो आ जाएगी वीआर। मतलब पोल इस बक्से के रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा होगा। तो जब t1 टाइम हुआ होगा तो पोल भी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यहां पर पहुंच चुका होगा, इस जगह पर। और पोल ने कितना चल लिया होगा? उसकी स्पीड थी वीआर और टाइम कितना लगा था वहां तक जाने का? डी अपॉन वीएस। तो डी अपॉन वीएस। इज दैट ओके? तो अब इन पोल के और इसके बीच का डिस्टेंस इतना हो चुका होगा। क्या इतनी बात क्लियर होगी? तो ये अब इतने पार्ट को अगर हमें सॉल्व करना है तो ये पार्ट हम लोग वापस ग्राउंड के फ्रेम में आकर के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है, मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर लेना, क्योंकि उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप बॉक्स के फ्रेम में ही कोशिश करना कि वापस आने का टाइम कितना होगा। लेकिन तब एक प्रॉब्लम क्या आ रही होगी पता है? रिवर के फ्रेम में स्विमर चल रहा होगा वीएस से और ये चल रहा होगा वीआर से चल रहा होगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि वापस आने वाली जो प्रॉब्लम उसी फ्रेम में सॉल्व कर लो। समझने के लिए इसको एक बार रिवर के फ्रेम में भी सॉल्व करना, राइट? तो एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं कि दो बॉक्स जब घर में क्या करना, दो बॉक्स वाली प्रॉब्लम थोड़ी सिंपल हो जाए अगर फ्रेम हम अच्छा चूज कर लें। अगर हमारे पास ये ग्राउंड था और ये नदी थी और इस नदी पर दो बॉक्स थे, एक बॉक्स था B1 और दूसरा बॉक्स था B2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था D और ये दोनों फ्लोट कर रहे थे। तो एक बात तो समझ में आती है कि अगर ये दोनों फ्लोट कर रहे हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से जा रहे होंगे? मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलता तो ये भी नदी की स्पीड से जा रहा होगा, ये भी नदी की स्पीड से जा रहा होगा, तो इनके बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। और नदी भी कितने से चल रही थी? वो भी वीआर चल रही थी और ये था किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब मैं बोलता स्विमर यहां पर था, यहां पर कहीं पर एक स्विमर को खड़ा कर दिया और बोल दिया कि भाई बॉक्स 1 को छोड़ो, बॉक्स 2 तक जाओ और वापस इसको बॉक्स 1 तक लेकर के आओ। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि रिवर के फ्रेम में ज्यादा आसान है।
कैसे? अगर हम लोग ये जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही, तो यहां पर जो स्विमर चलेगा वो चलेगा कितने से? vs प्लस वी से। किसके रिस्पेक्ट में? डाउन स्ट्रीम मोशन है, तो ये बात हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉक्स B1 जा रहा है VR से, बॉक्स B2 जा रहा है VR से, नदी जा रही है VR से, स्विमर जा रहा है vs प्लस VR से। लेकिन फ्रेम चेंज करते हैं, फ्रेम लेते हैं किसका? फ्रेम लेते हैं रिवर का, और जो रिवर का फ्रेम है वही B1 का फ्रेम है, वही B2 का फ्रेम है, क्योंकि नदी भी उतने से चल रही थी, B1 भी उतने से चल रहा है और B2 भी उतने से चल रहा है। इसको अगर फ्रेम लेते तो हमें क्या दिखता? ये नदी थी, नदी हमें कैसी दिखती? रेस्ट पर। ये बॉक्स हमें कैसा दिखता? B1 रेस्ट पर, क्योंकि हम तो नदी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। नदी के साथ अगर बॉक्स चल रहा है तो नदी के रिस्पेक्ट में बॉक्स रेस्ट पर है, और ये बॉक्स भी हमें कैसा दिखता? बॉक्स B2 भी हमें कैसा दिखता? वो हमें दिखता रेस्ट पर। लेकिन पहला पार्ट था किसका? यहां से यहां तक पहुंचना है। तो स्विमर जो हमें दिखाई देता, ये जो स्विमर था, ये हमें दिखता V स्विमर से। नदी के रिस्पेक्ट में तो स्विमर VS से ही चलता है ना, तो बोल देता अगर कोई ऑब्जर्वर नदी के फ्रेम में बात करता तो बोलता ये सब रेस्ट पर है, केवल स्विमर चल रहा है और ग्राउंड पीछे चल रहा होगा VR से। एनसीईआरटी की बुक में एक सवाल पूछा गया कि नदी के रिस्पेक्ट में ग्राउंड की क्या स्पीड है, तो नदी VR से इधर जा रही थी, तो नदी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वही उल्टा करके जमीन पर लगा देंगे, जमीन किधर दिखेगी? पीछे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बस में बैठे तो हमको लगता है जमीन पीछे की तरफ जा रही। यहां से यहां तक इसको पहुंचना होगा, कितना टाइम लगेगा? तो जब ये बॉक्स B2 तक पहुंचेगा स्विमर, तो उसने डिस्टेंस कितना चला होगा? D, और कितनी स्पीड से? vs से, तो ये टाइम आ गया T1। D अपॉन, पहला केस तो बिल्कुल सिमिलर है उसके जैसा, लौटने वाला केस डिफरेंट हो गया। अब बॉक्स को इसने पकड़ लिया, तो बॉक्स अब नदी के साथ नहीं चलेगा, अब किसके साथ चलेगा? अब बॉक्स चलेगा स्विमर के साथ। लेकिन जब इसने बॉक्स को पकड़ लिया तो ये बॉक्स तो अभी भी रेस्ट पर होगा ना, किसके रिस्पेक्ट में? नदी के रिस्पेक्ट में। और नदी के रिस्पेक्ट में स्विमर को कितने से चलना है? वो VS से चलना है। इधर ट्रेन चल रही है, मुझे इधर जाना है तो मैं जाऊंगा उत्ते से, पीछे जाना है तो मैं उत्ते से जाऊंगा। तो नदी के रिस्पेक्ट में स्विमर आगे जाए या पीछे जाए, उसकी स्पीड कितनी होती? VS। तो नदी के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बदला है, तो नदी के रिस्पेक्ट में अब ये चल रहा होगा VS से, और ये कैसा रहा होगा? रेस्ट पर रहा होगा। और डिस्टेंस कितना था? D, तो लौटने का जो टाइम आ रहा होगा T2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड VS, मतलब जितना टाइम जाने में लगा उतनी लौटने में लगा, तो टोटल टाइम जो लग गया वो 2D अपॉन VS। इसलिए मैंने बोला था कि फ्रेम्स जरूरी। ये वाला क्वेश्चन नदी के फ्रेम बड़ा इजीली सॉल्व हो, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन अभी थे सब ग्राउंड के फ्रेम में अच्छे सॉल्व हो रहे थे। तो कभी कभी नदी का फ्रेम भी इंपॉर्टेंट है, तो पता नहीं कैसी प्रॉब्लम पूछी जाए और कौन से फ्रेम में सिंपली सॉल्व हो रहे हो। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक खास पार्ट होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें फ्रेम्स का इतना परफेक्ट आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को कौन से फ्रेम में सॉल्व करना चाहिए। तो ये केसेस तो हो गए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मोशन के डिफरेंट फ्रेम के साथ। अब हम लोग आते हैं कि अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से किसी और एंगल पर मूव करता है तो उन केसेस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब मैं नदी को ऊपर वाला व्यू दे रहा हूं, क्योंकि अब की बार अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं है, अब 2 डायमेंशनल मोशन है। तो ये एक नदी थी, ये एक नदी है, इसको हम लोग हवाई जहाज से देख रहे हैं ऊपर से, मतलब अभी जमीन नहीं है, ये पूरा नदी ऐसे करके बह रही, मतलब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो नदी ऐसे जा रही, तो मैंने वो चौड़ाई दिखाई है। तो नदी चल रही थी VR से, जमीन इसके नीचे होगा कहीं पीछे, क्योंकि 2D केस करने जा रहा हूं। ये नदी का सरफेस एक्चुअली पानी है, ये पानी का सरफेस है। पहले क्या था, ये जमीन थी और ये पानी का सरफेस था ऐसे, और अब क्या, ये पानी का सरफेस, जमीन इसके अंदर पीछे की तरफ होगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट यहां पर ये था और यहां पर एक स्विमर था, इस पॉइंट को A बोल देते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट उसका घर था B पॉइंट पर। स्विमर फिलहाल A पॉइंट पर था, उसके जस्ट अपोजिट B पॉइंट पर उसका घर था और अपने घर जाना चाहता है। तो नदी ऐसे चल रही थी VR से। स्विमर ने सोचा कि घर जाते हैं,
तो इधर ऐसे तैरना शुरू कर देते हैं, VS से। वो ऐसे कोशिश कर रहा है, तो ध्यान से देखना, मैंने बोला था बस एक ही चीज है, वही ट्रेन मैन मान लो, ये ट्रेन का फ्लोर है, सुनना ध्यान से, और मैं यहां पर हूं इस खिड़की पर, और सामने वाली खिड़की पर जाना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे चलना शुरू कर दिया, ट्रेन ऐसे चल रही थी। तो जमीन पर जो खड़ा है पता है क्या देखेगा, मैं तो खिड़की पर पहुंच गया, लेकिन ट्रेन की वजह से खिड़की आगे चली गई। तो जमीन पर बैठा आदमी देख रहा होगा मैं तो ऐसे चल रहा हूं। तो उसने कोशिश करी कि मैं सीधा तैरूं बी की तरफ, आंख बंद कर ली, तैरता चला गया, और पता चला कि पहुंच गया आगे। कैसे? ये ऐसे चल रहा था, नदी ऐसे चला रही थी, तो ये कोशिश तो ऐसे करेगा, लेकिन ये चलेगा ऐसे। इस तरीके से, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करेगा, मतलब बी पर नहीं पहुंचेगा, कुछ बी डैश पर पहुंच जाएगा। तो अगर ये पूछा जाता है कि नदी की चौड़ाई डी की इक्वल है, तो इसे नदी पार करने में इस केस में कितना टाइम लगेगा? वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोशिश कर रहा है। तो मैंने एक बात बोली थी, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट। तो हम लोगों ने दो डायरेक्शंस ले ली, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही थी वो x थी, उसके परपेंडिकुलर जो थी वो y थी। तो नदी की वेलोसिटी क्या इस स्विमर को नदी क्रॉस करा सकती? नहीं करा सकती, वो तो नदी अपने तरफ बहा ले जाएगी। तो कौन क्रॉस कराते हैं? VS क्रॉस कराती है। तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना चलना था? d, और कितनी स्पीड से चलना था? VS से, क्योंकि यही एक रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है जो इसको क्रॉस करा सकती है। तो जो टाइम लग रहा होगा वो d/VS। इसको बोलते हैं कि दिस इज मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्योंकि स्विमर ने अपनी सारी वेलोसिटी रिवर को क्रॉस करने में लगा दी, पहुंचा नहीं जहां पहुंचना था उसे। तो अगर पूछते हैं कि मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो उसे अपनी सारी वेलोसिटी रिवर के अलोंग लगानी होगी। इज दैट ओके? अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहते तो कैसे करते? मैं बोलता आपकी बार वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कितना लिखोगे? VR, और उसकी डायरेक्शन क्या थी? I कैप थी। अगर मैं बोलता वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो रिवर के रिस्पेक्ट में स्विमर तो ऐसे ही चल रहा था ना, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो गई VS, और डायरेक्शन क्या थी? J कैप थी। हमें बताना था वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसमें बीच में एक फ्रेम जोड़ दो, किसका? रिवर का। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना था? VS J कैप, और रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था? VR I कैप। तो ये आ गया कितना, हम यहाँ पर ऐड नहीं कर पाओगे, एक J कैप एक I कैप है, तो VR I कैप और प्लस VS J कैप, मतलब वो कुछ इस डायरेक्शन में तैरेगा। तो कौन सी वेलोसिटी उसे क्रॉस कराती? Y डायरेक्शन की वेलोसिटी। Y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी? VS। तो डिस्टेंस Y डायरेक्शन में चलना था D, और वेलोसिटी थी VS, तो उसे क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? D/VS, एंड दिस इज कॉल्ड मिनिमम टाइम, क्योंकि उसने सारी वेलोसिटी नदी को क्रॉस करने में झोंक दी। इज दैट ओके? राइट। अब देखते हैं कि अगर उसे वाकई में अपने घर पहुंचना होता, लेकिन यहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगी, उसने जो पाथ ट्रेवल करा होगा वो ये पाथ ट्रेवल करा होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पाथ ट्रेवल किया होगा उसने। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि कितना आगे निकल गया होगा ये ड्रिफ्ट, तो ये किसने चलाया होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ने। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब रिवर की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी थी VR, और कितनी देर में नदी क्रॉस कर गई? D/VS। तो इतनी देर में रिवर ने चला दिया होगा VR स्पीड इनटू टाइम, और टाइम की वैल्यू D/VS। इसका मतलब वो इतना डिस्टेंस D आगे ड्रिफ्ट कर गया होगा। तो यहाँ पर दो बातें पूछी जा सकती कि मिनिमम टाइम कितना था, और उतने टाइम में अगर क्रॉस करता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नदी की डायरेक्शन में वो कितना मूव कर जाएगा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट केस होता है
और वो जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस होता है कि अगर उसे अपने घर पहुंचना है मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही चलना है, तो ये एक किनारा था, ये दूसरा किनारा था, यहां पर आदमी था और यहां पर उसका घर था, और वो चाहता है कि मैं सीधे घर पहुंचू। तो फिर उसे कोशिश कुछ और करनी होगी। क्या कोशिश करनी होगी? नदी इसे बहाएगी कितने से? VR से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से सुनना, अगर वो नदी की तरफ आगे या पीछे नहीं जाना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। इट मींस उसे कैसे तैरना चाहिए? इस तरीके से। और ये वाला एंगल मान लेता हूं थीटा, कोई भी एंगल दे सकता है, यहां से थीटा दे सकता है। तो रिवर के रिस्पेक्ट में वो ऐसे तैर रहे हैं। इससे फायदा क्या हुआ? एक वेलोसिटी इधर आ गई vs cos थीटा, और एक वेलोसिटी ये आ गई vs sin थीटा। कंपोनेंट करना आता होगा, थीटा के बगल वाला cos थीटा और थीटा के सामने वाला sin थीटा। ये वेलोसिटी से पीछे चल रहा है और नदी इस वेलोसिटी की वजह से इसे आगे बढ़ा रही। तो अगर VR की वैल्यू vs cos थीटा के बराबर हो जाए तो ये इस डायरेक्शन में रेस्ट पर आ जाएगा। नदी जितना उसे आगे चलाती उतने वो पीछे चला जाए। इसका मतलब इस डायरेक्शन में नहीं चलेगा, और इस डायरेक्शन में नहीं चलेगा तो किधर चलेगा? सीधे चलेगा। नदी की चौड़ाई कितनी थी? नदी की चौड़ाई थी d के इक्वल। अब मैं पूछता कितना टाइम लगेगा? तो क्रॉस करने का टाइम, नदी को क्रॉस करने का टाइम, तो कितना डिस्टेंस ऐसे चलना था? तो वो डिस्टेंस चलना था d, और इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी थी? vs sin थीटा। तो d अपॉन vs sin थीटा, इतना उसे टाइम लग रहा होगा। लेकिन अगर सीधे जाना था तो ये कंडीशन भी तो वैलिड होनी चाहिए थी। तो यहां से जो cos थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई VR अपॉन VS। अब cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1 या 1 से छोटा होता है। इसका मतलब अगर ये 1 या 1 से छोटा है तो VS की वैल्यू का VR से बड़ा होना जरूरी है। VS की वैल्यू का VR से बड़ा होना जरूरी है। वैसे ही पता था कि अगर आप स्टीम मोशन होता है तो स्विमर की स्पीड का रिवर की स्पीड से ज्यादा होना जरूरी, तभी तो कैंसिल कर पाता था। तो अगर कैंसिल कर पाएगा तो ये तभी संभव होगा जब स्विमर की स्पीड रिवर की स्पीड से बड़ी होगी, क्योंकि ये स्पीड थी स्विमर की और उसका एक कंपोनेंट उससे छोटा है और ये कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली वैल्यू VR से बड़ी होनी चाहिए। तो ये इस लाइन पर तभी चल सकता है कि जब स्विमर की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा, अदरवाइज वो इस लाइन पर नहीं चल सकता, क्योंकि उसी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पहले कैंसिल करवाना पड़ेगा रिवर से, तब इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा और दूसरे कंपोनेंट से क्रॉस करेगा। तो अगर cos थीटा की वैल्यू VR अपॉन VS है तो यहां से अगर मैं sin थीटा लिखना चाहता तो sin थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो रूट ऑफ 1 माइनस VR स्क्वायर, दिस इज माइनस VR स्क्वायर अपॉन VS स्क्वायर। यहां पर sin थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t इज इक्वल टू d अपॉन VS एंड रूट ऑफ 1 माइनस VR स्क्वायर अपॉन VS स्क्वायर। इस VS को अंदर ले जाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा d अपॉन रूट ऑफ VS स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। तो यहां से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि रूट के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव होना है तो VS मस्ट बी ग्रेटर देन VR। तो ये कौन सा था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का था। इसमें वो कोशिश ऐसे कर रहा है, इस तरीके से। अगर मैं उसकी कोशिश की बात करूं तो वो कोशिश ऐसे कर रहा है, इस तरीके से, लेकिन चल रहा है नदी के बहाव के